नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस नई श्रृंखला में। और इसमें हम NIOS का जो ब्रिज कोर्स है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट के लिए उपस्थित हैं। आज हमने पूरा प्रयास किया कि हम लाइव आ पाएँ, लेकिन जब संभव नहीं हो सका कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, तो आज हम पहले दिन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर प्रयास करेंगे कि हम लाइव आपसे जुड़ पाएँ। जब तक हम लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तब तक हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम आपको रोजाना एक रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। हालांकि काफ़ी प्रयास किया, वॉइस को लेकर के दिक्कत हो रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो जैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे रिसॉल्व हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, वैसे ही हम लाइव आना शुरू कर देंगे। वादा ये था कि हम जल्द से जल्द क्लास शुरू करेंगे। तो जो लोग बहुत जल्दबाजी में थे उनके लिए अच्छी बात है कि अब क्लास शुरू हो गई है, तो शुरुआत कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात कि तैयारी का प्रारंभ आपको करना कैसे है, तो वो जब भी आप कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि अपने हथियारों को, अपने औजारों को पहले सही कर लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग PDF लेकर के बैठे हुए हैं उनकी पढ़ाई PDF से हो नहीं पाएगी। तो पहला काम ये करिए कि उस PDF का प्रॉपरली एक प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने का तरीका, पूरा सिलेबस आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें स्पष्ट करने वाले हैं और सारे औजार जो हैं वो आपको हम वन बाय वन दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, ये जो है इस तरह से, क्योंकि हार्ड कॉपी में ही आप इसको पढ़ पाएंगे प्रॉपरली। जो भी आपका नोट्स PDF में आपके पास उपलब्ध है उसको इस तरह से एक स्पाइरल में करवा लीजिए ताकि आप उसको कायदे से पढ़ पाए। पहला काम ये है। दूसरा ये है कि आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो दो तीन चीजें मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं। जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज दी गई हुई है, जो भी दिया गया है उसके पास कुछ ब्लैंक स्पेस है जिसमें नोट्स लिखा हुआ है। तो इस पूरे में आप वो भी पढ़ेंगे और जो आपको की पॉइंट्स लगते हैं वो की पॉइंट से आप लिखेंगे। इससे लाभ ही होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा दोबारा नहीं, केवल आप उन की पॉइंट्स को पढ़ते हुए चलेंगे। एक काम ये हो गया। दूसरा, जब आप पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप हाईलाइटेड करते हुए जाएंगे। एक ये आराम रहेगा। इसके अतिरिक्त और आपको क्या करना है, मैं इसमें सारे प्रयास किए हैं कि जो भी आपको करना है वो मैं आपको बता सकूं। ये स्थिति आप देख रहे हैं, हाईलाइटेड है और जो की पॉइंट्स है वो मैंने एक एक करके लिख रखे हैं। इसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज की स्थिति आती है, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, यह है चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो तो यहीं आप कर पाएंगे, जो मल्टीपल चॉइसेस के हैं वो भी आप यहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव बारे में क्या करो, इस तरह से मैंने अलग से उनके उत्तर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो मैंने क्या किया है, उनके आंसर्स किन बातों को ध्यान रखकर हम लिखेंगे ये मैंने लिख लिया। की पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के की पॉइंट्स क्या है, यानी इनका जब आंसर आप लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। 5वें का जब आंसर लिखेंगे तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, और 6ठे का आंसर लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक पेज में ऐसे बना के वहीं चिपका लीजिए। तो दोबारा जब आप करेंगे ये सब तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो रहा तरीका कि आप पढ़ाई कैसे करके करेंगे। हालांकि सबके सब अध्यापक है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन असली स्थिति ये है कि अंग्रेजी एक डर है। ये मानिए, इस पूरी परीक्षा में अगर कुछ डर है तो वो अंग्रेजी है, और उसके लिए आपको अलग से थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये तो सामान्य सी बात है। अब हम सबसे पहले हम अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं कि दरअसल हमें पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस चेक कर लें, और सिलेबस चेक करने के बाद फिर हम एक एक करके चीजों को देखते हुए चलेंगे और आज थोड़ा पढ़ेंगे भी। दो काम, NIOS ब्रिज कोर्स, और ब्रिज कोर्स में हमें करना क्या है, यहाँ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे हमारे पास है इंग्लिश। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि दरअसल पूरे सिलेबस में क्या क्या है। पहले पेज में आपको ये 3 यूनिट्स दिख रहे हैं, और इन यूनिट्स को हमें पढ़ना है। किस यूनिट में क्या है ये देख लेना है और समझ लेना है। केवल इतनी चीज समझ लीजिए। पहला यूनिट जो है
वह अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एजुकेशन एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म। इसमें दो बातें हैं। एक तो इस पूरे यूनिट में आपको भाषा की समझ क्या है, यानी एजुकेशन में भाषा की क्या समझ है वह, और जो बहुभाषावाद होता है, मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलना, एजुकेशन में मल्टीलैंग्वेलिज्म का अपना क्या स्थान है, उसके बारे में पहले यूनिट में दिया गया है। और इस यूनिट में दो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है लैंग्वेज एंड एजुकेशन वेरियस पॉलिसीज एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म, यानी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, लैंग्वेज क्या है, मल्टीलैंग्वेलिज्म क्या है, इन चीजों पे बातचीत की गई है। दूसरे चैप्टर में सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड करिकुलर गोल्स, लक्ष्य क्या है उनके बारे में बताया गया है। सेकेंड यूनिट स्पेशली पेडागोजी और रिसोर्सेस का है। सेकेंड यूनिट में पेडागोजी और रिसोर्सेस को हमें देखना है। इसमें पहला है 4 ब्लॉक अप्रोच एंड ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा वर्ड रिकॉग्निशन, वेरियस स्ट्रेटजीज, रीडिंग एंड वेरियस रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। ये 4 चैप्टर्स के थ्रू हमें यूनिट सेकंड पढ़ना है। यूनिट थर्ड जो है उसमें प्लानिंग और असेसमेंट है। स्पेशली आपको ये 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक, ये असेसमेंट वगैरह है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। मेन जो रिटन में आएगा वो आपके ये 2 यूनिट्स हैं। इन 2 यूनिट को प्रॉपरली आपको डीप तरीके से पढ़ना है। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले यूनिट की और पढ़ते हैं एक एक चीजों को कर कर। ठीक, हमारा जो पहला यूनिट है और उसका जो पहला चैप्टर है वह है लैंग्वेज एजुकेशन वेरियस पॉलिसीज एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म। यानी इस चैप्टर में जो हमें स्पेशली पढ़ना है वह पढ़ना है बहुभाषा के बारे में, यानी बहुत सारी भाषाएं और उनसे संबंधित हमारे देश में पॉलिसीज क्या है, नीतियां क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अगर हम इसको पूरा देखें एक तरफ से, ये आपकी जो नोट्स दिया गया है एनआईओएस के द्वारा, उसी का मैंने केवल कलर चेंज कर दिया, बहुत और कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लर्निंग आउटकम्स है, बड़े जरूरी होते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद हम सीखेंगे क्या। लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया में क्या है उन पे बात होनी है। अंडरस्टैंडिंग बाइलैंग्वेलिज्म और मल्टीलैंग्वेलिज्म, इनको पढ़ना है। मल्टीलैंग्वेलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, इसको पढ़ना है। चैलेंजेस इन प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म एंड सॉल्यूशंस, एक्टिविटीज टू प्रमोट मल्टीलैंग्वेलिज्म, और उसके बाद एक्सरसाइजेज है। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। अब समस्याएं कहां से शुरू होगी, हम पहले समस्याओं पे बात कर लें। इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी होगी, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि इतनी अंग्रेजी पढ़ के हम कहां जाएंगे। तो हमें केवल पास होना है। इस बात को, जो इतनी बात लिखी है, इस बात को हमें हल्के से अपने शब्दों में समझ लेना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये सारी बातें आती नहीं है। इस पूरे का निचोड़ मैं बता दूं, ये सब कुछ जो कुछ लिखा हुआ है, इस पूरे का निचोड़ ये है कि एक देश के रूप में हम बहुभाषी हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं के साथ हमारे देश की एकता जो है वह साथ साथ चलती है। पढ़ के देख लो। बीइंग अ कंट्री ऑफ वेरियस ethnicities, traditions and religions, Bharat is the home to over a billion people who communicate in innumerable dialects and official languages. पूरे का मतलब ये हुआ कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। The country is linguistic marvel where in every few hundred kilometers the language changes. इंपॉर्टेंट बात जो आपको की पॉइंट से याद रखने वो ऐसे ही है। हमें पता है कि हमारे देश में प्रत्येक कुछ किलोमीटर चले जाने पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। आप एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचिए, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ की भाषा पिछले वाले जिले की अपेक्षा यहाँ पे अलग है। ईच लैंग्वेज इज यूनिक विद इट्स ऑन सिंटैक्स एंड ग्रामर। प्रत्येक भाषा का अपना अलग सिंटैक्स है, अपना अलग ग्रामर है। एंड स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस इज एन एफर्टलेस प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब हम किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में एंट्री करते हैं तो हम कई बार तो जान ही नहीं पाते कि भाषा में बदलाव हो चुका है। यानी हमारी जो भाषाएं हैं उनके शब्द आपस में इतने जुड़े हुए हैं, इतने घुले मिले हुए हैं कि हम कई बार
अलग अलग भाषाओं के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम भाषा को चेंज कर चुके हैं, बदल चुके हैं, हम नहीं जान पाते। 10 multilingualism forms the wrap the rich tapestry of communication and is an essential component of the country's identity, serving as a symbol of unity and diversity। और हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वह एकता अनेकता में एकता के एक प्रतीक के रूप में कार्य कर रही हैं। इतने सारे लोग, इतनी सारी भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं, फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, सभी भाषाएं एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। अब अगर संवैधानिक बात करें तो इतनी जानकारी तो आपको है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ये बात याद रखने वाली है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। While countless other thrive within regional and tribal communities, contributing to the front of vibrant linguistic landscape। इसके अलावा ये 22 भाषाएं जो हैं वो तो लिखी हुई हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ट्राइब्स में, बहुत सारे रीजनल एरियाज में, अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी बोलियां हैं। जब आप हिंदी की ही बात करेंगे तो हिंदी में ही बहुत सारी बोलियां हैं, सभी अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी बोलियां हैं और सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है, हम ये जानते हैं, फिर भी कुल मिलाकर के हम एक स्वरूप में हैं। सो इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज अवर्स, मल्टीलैंग्वेलिज्म इज नॉट जस्ट अ चॉइस बट अ वे ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट बात जो आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा लाभ करेगी, थोड़ा आराम करेगी, वो ये है कि हमारे यहाँ जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है वह एक चॉइस नहीं है, एक पसंद नहीं है, बल्कि दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन का एक तरीका है, हम जिस तरह से जीवन जीते हैं। अब इतने पूरे का निचोड़ अगर आप कुछ लाइनों में करना चाहें तो हम इसको भी कंक्लूड करना चाहेंगे कुछ लाइनों में। मैंने जो नोट्स में चीजें समेटी हैं कि कुछ लाइनों में आप इसको कैसे करके निपटा पाएंगे, उसको जरा देख लीजिए। देखिए जरा, देखो कुछ चीजें। पहला पॉइंट, इतने में जो आपने सीखा उसमें से पहला पॉइंट आप देख लीजिए। पहले पॉइंट की स्थिति क्या है? पहली चीज, सो मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। पहली चीज तो हमें यहां से याद रखनी है, इस पूरे जितना हमने पढ़ा है उसमें पहली चीज तो याद रखनी है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। इतना हमने क्लियर कर लिया कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। दूसरा, स्विचिंग बिटवीन टू लैंग्वेजेस इज एफर्टलेस। यानी जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रवेश करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं, तो हम जान नहीं पाते, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, हम अपने आप स्विच कर जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। ठीक। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि मल्टीलैंग्वेलिज्म ये एक सिंबल की तरह काम करता है। मल्टीलैंग्वेलिज्म सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी in this diversified country। हमारे इस विविधतापूर्ण देश में जो मल्टीलैंग्वेलिज्म है वह यूनिटी के एक सिंबल की तरह कार्य करता है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्थितियां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है और ये कहां पे है? 8th शेड्यूल में इनको रखा गया है। मुख्य बात केवल इतनी बात कुल मिला के हमें याद रखनी है कि हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं एक देश के रूप में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं हैं।
जैसे ही हम कुछ किलोमीटर निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी भाषा बदल गई है। तो बदली हुई भाषाएं हैं, फिर भी हम एक हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं के बारे में कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर वापस वहीं पे आते हैं, अपनी पीडीएफ पे आ जाते हैं और पीडीएफ में अगला पेज शुरू होता है और वहां पे आपको एक मैप दिया जाता है और उस मैप में ये दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि भारत में लैंग्वेज की स्थितियां क्या है। अब ये अलग अलग कलर्स जो आपको मैप में देख रहे हैं, ये अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला, नीला वाला, ये नीला वाला जो पोर्शन है ये दर्शाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों को, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान, ये वाला एरिया आता है। उसके बाद ये इधर द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, कर्नाटक, केरल, तमिल और आंध्रा और तेलंगाना में। उसके बाद उड़ीसा है, यहाँ उड़िया, महाराष्ट्र है, वहां पे मराठी, गुजरात है तो वहां पे गुजराती। इस तरह से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। नीचे जो कुछ लिखा है जरा उसको एक बार हम देख लेते हैं। लैंग्वेज स्टैंड्स एट द कोर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। इट इज द व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन of our innermost feeling and emotions. Language in turn also shapes and molds the way in which children think, express and connect with the world around them. कुल मिलाकर के इन लाइनों में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज दरअसल है क्या। तो इन बातों पे फोकस ना करिए, अपनी शब्दों में आ जाओ। इधर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो भाषा लिखी हुई है, इस पे अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इसका निचोड़ निकालिए और अपने मतलब से चीजों को लिख लीजिए। लैंग्वेज क्या है? मोटी सी बात, लैंग्वेज दरअसल है क्या? लैंग्वेज का उपयोग हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको जाहिर करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, वही तो लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज स्टैंड्स एट द कोर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। ये सारी लर्निंग, जो भी लर्निंग आप कर रहे हैं उसका फाउंडेशन कौन तैयार करता है? उसका फाउंडेशन तैयार करती है लैंग्वेज। ये आपके लिए वन लाइनर या फिर ये कहेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हो सकता है। इट इज द व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अवर इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करके हम बाहर कैसे रखेंगे, तो उसका एक सहारा, एक वाहन के रूप में, एक माध्यम के रूप में हम उपयोग करते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज इन टर्न आल्सो शेप्स एंड मोल्ड्स द वे इन विच चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्रेस एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। और बच्चे सोचते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और दुनिया के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यकता होती है लैंग्वेज की। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है हमारे जो अंदर के एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स को हमें दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का जो तरीका मिला है, वो तरीका क्या है? वो है लैंग्वेज। ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सेट अक्रॉस इट्स वास्ट लैंडस्केप। भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द वैरायटी एंड रिचनेस दैट अवर लैंग्वेजेस ऑफर मेक अस स्टैंड यूनिक अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। It is well known fact that young growing children acquire different languages at home, at a school and in other communities. Important बात याद रखिएगा, यहां से आपका वन लाइनर बन सकता है या फिर आप ये कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि एक बच्चा लैंग्वेज सीखता कहां से है, उसके सीखने की जगह क्या है। जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप ये चीज पाते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी सराउंडिंग से सारी चीजें सीखता है, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो। सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी लैंग्वेजेस वो सीखता है अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास से। अब या तो वो सीखेगा अपने घर से, या फिर वो सीखेगा अपने स्कूल में, और या फिर उन कम्युनिटीज में, उन जगहों पे जहां वो आएगा जाएगा। तो ये तीन बातें यहाँ पे दी गई हैं कि वो कहाँ कहाँ सीखता है। एट होम, घर पे सीखता है। एट स्कूल, स्कूल में सीखता है। एंड इन देयर कम्युनिटीज, और जहां वो आता जाता है, रहता है, वहां पे सीखता है। इट में डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड दैट ही में एक्वायर ओनली वन लैंग्वेज स्पोकन एट होम और टू और मोर लैंग्वेजेस
as spoken around them। इंपॉर्टेंट बात, अब ये इस पे निर्भर करेगा कि कोई बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है, दो लैंग्वेज सीखता है या दो से अधिक लैंग्वेज सीखता है। ये इस पे निर्भर करेगा कि उस बच्चे का अपना आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके आसपास के लोग जितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते होंगे वह बच्चा भी उतनी ही लैंग्वेजेस सीखेगा। अगर एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो एक सीखेगा, अगर दो बोली जा रही हैं तो वो दो सीखेगा, दो से अधिक बोली जा रही हैं तो दो से अधिक सीखेगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल सभी के आसपास होगा। लोहपीटा समाज के लोग होते हैं, लोहपीटा, हमारे यहाँ उनको भड़गड़ा भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। और ये लोग जो हैं ये लोहे आदि का काम करते हैं। बताया जाता है कि राणा सांगा के राणा महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ये अपनी बैलगाड़ियों के साथ सोसाइटी में बीच बीच में रहते हुए मिलेंगे। इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है। इनके बच्चे चूंकि ये अपना जहां पे वो तंबू बनाते हैं उसके आसपास मेन सोसाइटी होती है तो वहां पे ये रहते हैं। इनके जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो इनके बीच में अपने तंबू के अंदर रहते हैं और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी रहते हैं, बाहर की जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके साथ भी रहते हैं। तो इनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो दो लैंग्वेजेस जानते होते हैं। एक तो उनकी जो अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है जो ये लोग सिर्फ आपस में बात करेंगे तो समझेंगे, वो लैंग्वेज भी जान रहे होते हैं। और आसपास की जो लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, स्पेशली हिंदी, जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो यहाँ हिंदी, तो हिंदी की स्थिति है तो वो हिंदी भी जान रहे होते हैं, अपनी लैंग्वेज भी जान रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा होता है तो हमारे बच्चे की खासियत ये होती है कि उसके घर में भी वही लैंग्वेज बोली जा रही है, वो बाहर निकलता है, गांव में जाता है, वहां भी वही लैंग्वेज बोली जा रही है, वो विद्यालय जाता है, वहां भी वही लैंग्वेज बोली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उसकी एक ही लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। हालांकि जब वो विद्यालय जाता है तो अलग माध्यम का विद्यालय भी हो सकता है इंग्लिश मीडियम हो, तो उसकी एक और लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। अगर उसके आसपास शुरुआत से ही बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाए तो वह भी धीरे धीरे करके उन बहुत सारी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। कुल मिला के कहने का मतलब इतने सब का ये है कि एक बच्चा लैंग्वेजेस सीखता है कहां से? अपने घर से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने विद्यालय से और कम्युनिटीज से, इन जगहों से सीखता है। और इन जगहों पर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही होती हैं वही वह बच्चा सीख पाता है। अगर कम बोली जा रही है तो कम सीखेगा, अगर ज्यादा बोली जा रही है तो ज्यादा सीखेगा। सीधी सी बात यह है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। इन दिस वेरीड टेपेस्ट्री लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल्स बिकम्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। It is to be noted that language learning in schools is not just about learning one language. Important बात, ये ऑब्जेक्टिव है and this objective must be remembered. ये याद रखा जाना चाहिए। यहां से लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल्स इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी इस समय जो हमारा तरीका है लैंग्वेज लर्निंग का वो ये कहता है कि भाषा सीखना, इसका केवल मतलब ये नहीं कि हमने एक भाषा सीख ली, यानी इसका जो रीजन है वो अब्रॉड है, बड़ा है, ज्यादा बड़ा रीजन है। ठीक है, बट इट इज अबाउट बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड एंड लेटिंग देम लर्न and acquire new languages in a joyful and stress-free environment. The important fact. अभी आप बात आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एनईपी के बारे में बात करेंगे, एनसीएफ के बारे में बात करेंगे, तो वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी पहले हमारा तरीका क्या था? किसी लैंग्वेज को लैंग्वेज के फॉर्मेट में सीखना। अभी हमने तरीका बदल दिया उसको सीखने का। हमने क्या किया है, हम ये चाहते हैं कि हम लैंग्वेज को ऐसे सीखें कि पिछली वाली जो बच्चे को नॉलेज है, अच्छा बच्चा जब भी विद्यालय आता है तो वो कोरा नहीं आता है, उसके पास नॉलेज होती है, बस उस नॉलेज को मैनेज करना होता है जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले दिन विद्यालय आया तो वह रोटी को नहीं जानता है कि रोटी क्या होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले दिन आया तो वो ये भी नहीं जानता है कि इस पार्ट को हाथ के, इस पार्ट को उंगली कहते हैं। वो ये सारी चीजें जानता होता है। हमें सिखाना ये होता है कि बेटा घर पे इसे उंगली कह रहे थे, इसी को हम एक और लैंग्वेज में फिंगर भी कहते हैं। तो हमें केवल इतना सिखाना होता है। तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि हमारा लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है दैट मस्ट बी जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री। एक तो बच्चे पे स्ट्रेस ना रहे और जॉयफुल मतलब आनंददायक तरीका होना चाहिए,
हमारी लैंग्वेज लर्निंग का, और कॉन्सेप्ट जो पीछे से उसके क्लियर है उन्हीं के साथ जोड़ के हम नई चीजें उसको बताना शुरू करें। यानी हम जानते हुई चीजों से शुरुआत करें और उन चीजों तक ले जाएं जो थोड़ी टिपिकल है, जो थोड़ी कठिन है, वहां तक लेकर के जाए। वही यहाँ कहा भी क्या है, but it is about building the previous knowledge of the child and letting them learn and acquire new languages in a joyful and stress-free environment. This may appear to be lopsided and bring in both challenges as well as opportunities for teachers to explore and look for solutions wherein every child feels confident, included, and supported no matter which language they speak. The most important thing that जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो ऐसी स्थिति में टीचर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। ये सब सिखाने में बहुत सारी चुनौतियां भी उसको लगती हैं, लेकिन ये मजेदार प्रोसेस होता है, बच्चा भी आसानी के साथ सीख पाता है। अब वही बात यहाँ पे दी गई है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 along with the national curriculum framework for the foundational stage NCFSF 2022 and the national curriculum framework for school education NCF-SE 2023 provide guidance in this matter। यानी इस बारे में कि लैंग्वेज कैसे सिखाई जाएगी, इस बारे में 3 जगह में बताया गया है। ठीक है, लैंग्वेज सिखाए जाने के तरीके के बारे में हमें 3 जगह बताया गया है। पहला कहां, एनईपी 2020 में, ठीक, दूसरा एनसीएफ 2022 में, और फिर NCF-SE कब, 2023 में। तीनों जगह इसके बारे में बताया गया है कि हमारा लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है वो मोटे तौर पे पहले समझ लो। ये बताया गया है कि हमें शुरुआती शिक्षा बच्चे की 5th स्टैंडर्ड तक उस लैंग्वेज में देनी चाहिए जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें देनी चाहिए। उसके बाद हो सके तो 8वें तक भी उसी में देनी चाहिए, लेकिन आप चाहें तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल एरिया है, वहां पे आप इसको धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हैं। समस्या क्या है कि जब बच्चा अपनी मदर टंग में चीजें सीखता है तो विद्यालय का परिवेश उसको नया नहीं लगता, और जब विद्यालय का परिवेश उसको नया नहीं लगेगा तो उसमें डर नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा। जब फियर नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंट होगा तो चीजों को बहुत आसानी के साथ सीख पाएगा। दूसरा, जिन चीजों को घर पे वो सीख के आया है, अगर नई भाषा में उनके नए नए नाम विद्यालय में उसको बताए जाएंगे तो उसको लगेगा कि वो एक अलग ही नई दुनिया में प्रवेश कर गया, उसके लिए ये नई दुनिया हो गई है। तो ऐसी नई दुनिया में प्रवेश करेगा तो वो अपने आप को या तो स्ट्रेंथ समझेगा उन लोगों के बीच में, या फिर वो समझेगा कि ये लोग विचित्र हैं, मैं ठीक हूं, ये लोग विचित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एनईपी 2020 से लेकर के एनसीएफ 2023 तक सभी ये कहते हैं कि प्रारंभिक एजुकेशन जो है वह मातृभाषा में ही बच्चे की होनी चाहिए, और धीरे धीरे करके हम उसमें और भाषाओं को शामिल करते हुए चले जाएं। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें वो जरा देख लीजिए, देखिए जरा। हाँ, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन provides guidance in this matter, thereby highlighting the importance of home language, the most important thing, importance of the home language of children। home language children का, home language का मतलब हुआ मदर टंग, ऐसी भाषा जिस भाषा को बच्चे ने अपने जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त किया है। ठीक है, अपने जन्म से वो वही भाषा बोल रहा है, उसको कहेंगे होम लैंग्वेज। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग अर्ली एजुकेशन, यानी स्पेशली प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, द पॉलिसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हाईली रिकमेंड, ये नीति हो या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, सब ये कहते हैं दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल शुड बी मेड इजी फॉर चिल्ड्रन। बच्चों का घर से स्कूल जाना आसान बनाया जाना चाहिए, बहुत आसान। समझिए जरा इस कंडीशन को, अगर एक एग्जांपल से समझ लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आपका बच्चा जिस परिवेश में पैदा हुआ, आपके घर में शुद्ध हिंदी बोली जा रही है, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। बच्चा जो प्रारंभिक शब्द सीखेगा, चीजें सीखेगा, 3-4 वर्ष तक वो बोलना सीख गया है, वो हिंदी में बोल रहा है। अब आपने क्या किया, बच्चे को उठाया, उसका एडमिशन करवा दिया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब वो जैसे ही उस विद्यालय में पहुंचा,
वैसे ही उसके कानों में जो आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं वो उसके लिए केवल आवाजें हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब वो बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि पता नहीं कौन सी नई दुनिया में मुझे छोड़ दिया गया। पढ़ाई लिखाई और कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत दूर की बात होगी, अभी वह स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को उस लैंग्वेज वाले परिवेश में एडजस्ट करने के लिए। उसको लग रहा है कि या तो ये विदेशी है या मैं विदेशी हूं। लेकिन अगर वह उसी परिवेश वाले विद्यालय में जाता है, सामान्य सी बातें वैसे ही बोला जा रहा है, वही भाषा उपयोग की जा रही है जिस भाषा को वह सीख के गया है, और उसको पहले दिन पानी के बारे में बताया गया, उसको समझ में आएगा। अब उसको दूसरी भाषा में बोला जा रहा है तो उसके ऊपर दो दबाव होंगे। गांधी जी भी ये बात कहते थे कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह सदैव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर दो दबाव नहीं होते। उसको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने का दबाव होता ही है, नए नए कॉन्सेप्ट तो सीख रही है, ये भार तो है ही उसके ऊपर, लेकिन फिर उसके साथ एक और भार उसके ऊपर होता है कि उसे नई लैंग्वेज भी सीखनी। अब नई लैंग्वेज में नए कॉन्सेप्ट फिर वो सीख नहीं पाता, फिर वो रट लेता है। और जब से हमारे यहाँ ये इंग्लिश मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आया है तब से हमारे एजुकेशन में रट्टा मार पद्धति बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। उसका मेन कारण यही है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी एनईपी और एनसीएफ इस बात पे हाईली फोकस्ड है कि हम अपनी पद्धति को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाए, और ऐसा बनाए जिसमें बच्चा आनंद के साथ सीखे, उसके ऊपर कोई चीजें बोझ ना हो। ठीक, तो आगे देखिए, हाईली रिकमेंडेड दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल शुड बी मेड इजी फॉर चिल्ड्रन। यानी बच्चे के लिए घर से निकलकर विद्यालय तक जाना एक सामान्य अच्छी प्रक्रिया हो, ना कि बोझ वाली प्रक्रिया। एंड द होम लैंग्वेज कैन एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द टू। इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखिएगा, जो होम लैंग्वेज है वह एक पुल की तरह काम करेगी, एक सेतु की तरह काम करेगी, जो उसे घर और स्कूल से जोड़ के रखेगी। अब घर की लैंग्वेज अलग है, विद्यालय की लैंग्वेज अलग है। बच्चा घर पे आता है फिर अलग तरीके का फील करता है, फिर विद्यालय पहुंचता है फिर अलग तरीके का फील करता है। जब दोनों जगह एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी तो बच्चा अपने आप को आसान महसूस करेगा, उसे सब कुछ ठीक लगेगा। The policy emphasizes that children should begin their education in the language that they are most comfortable with and understand best, which is usually the home language or the mother tongue. इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई है कि बच्चे को अपनी एजुकेशन उस भाषा के साथ शुरू करनी चाहिए जिस भाषा में वह कंफर्टेबल है, उसको बोलने में आसानी रहती है, और बच्चे को वही भाषा बोलने में सबसे ज्यादा आसानी रहेगी जो कि उसकी मातृभाषा होती है, जो उसकी मदर टंग होती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इफ टीचर्स प्रैक्टिस दिस अप्रोच, क्लासरूम ट्रांजिशन वुड बिकम मोर नेचुरल, मीनिंगफुल एंड जॉयफुल। और अगर टीचर ऐसे मेथड का उपयोग करता है तो जो क्लास का वातावरण है वो बहुत आनंददायक, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही मीनिंगफुल हो जाएगा। ये बात इसके थ्रू कही गई है। अब ये जो बात है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें 4-5 बातें ऐसी बताई गई हैं जो आंसर राइटिंग में काम आएंगी। पहली बात, अब इनको एक एक करके समझ लीजिए, एक एक करके इन चीजों को समझिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हेन अ चाइल्ड स्टार्टेड लर्निंग ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसको एक नई भाषा सीखने का दबाव उस पर नहीं देना चाहिए। He should be taught only in his mother tongue. उसकी जो मातृभाषा है उसको उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये बनेगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए? Why NEP 2020 recommends mother tongue for early language, early stage education? NEP क्यों रिकमेंड करता है कि अर्ली स्टेज पे मदर टंग में ही एजुकेशन होनी चाहिए? तो इससे आप गांधी जी का भी रेफरेंस दे सकते हैं। वो कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इससे शब्दों को रटने का बोझ खत्म हो जाता है, बल्कि बच्चा चीजों को समझता है, और जब समझता है तो उसे आसानी रहती है। आगे देखिए, दिस चैप्टर विल डिस्कस द की प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज एजुकेशन एज रिकमेंडेड इन NEP 2020
and NCFs regarding teaching and learning process to be used in languages classroom at the primary stage. It will better equip teachers with the strategies and techniques to make language a more relevant and respectful task which is rooted in the lived experience of child they teach. बहुत महत्वपूर्ण बात थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ बताएंगे। दरअसल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या है, मतलब हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो देख लीजिए। Appreciates the fundamental features of language education in NAP 2020 and NCFs regarding language education in the primary stage। इसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो NEP है और जो हमारा NCF है वो प्राइमरी एजुकेशन में लैंग्वेज पढ़ाने के बारे में क्या क्या कहता है, इसके बारे में सीखेंगे। दूसरा, एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलैंग्वेजिज्म एंड हाउ इट सपोर्ट्स लर्निंग एंड थिंकिंग। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि दो भाषा और बहुभाषा बाद की जो स्थिति है वह किस तरह से हमारे लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है और हमारी थिंकिंग को सपोर्ट करती है। रिकॉग्नाइजेस बाइलिंगुअल मल्टीलैंग्वेजिज्म एज ए रिसोर्स इन द क्लासरूम। किस तरह से मल्टीलैंग्वेजिज्म को एक रिसोर्स के रूप में एक टीचर अपनी क्लास में उपयोग कर सकता है। मतलब भाषा सिखाना अपने आप में एक जिम्मेदारी वाला काम है, या ये कहें कि अपने आप में एक चुनौती का काम है, लेकिन इसे एक रिसोर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। मतलब दिस कैन मेक द क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम आगे इसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे तो बहुत चीजें क्लियर होंगी। आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग बाय मल्टीलैंग्वेजिज्म इन क्लासेस एंड सजेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। इसमें हम इस पे बात करेंगे कि हम अपनी कक्षाओं को मल्टीलैंग्वेज कैसे बनाएं, इस बात को लेकर के चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है, इस पे बात करने वाले हैं। डिजाइन सिंपल क्लासरूम एक्टिविटीज दैट प्रमोट बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। हम कुछ ऐसे सिंपल क्लासरूम एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे हमें मल्टीलैंग्वेजिज्म वाली क्लासों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हम केवल इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को, हम एक इंट्रोडक्शन सेगमेंट में थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि दरअसल हमें अभी करना क्या है आगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस महत्वपूर्ण बातें कुछ दो चार हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको इस कठिन अंग्रेजी की समस्या है तो कोई बात नहीं है, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बस अंदर से समझ लो कि इसमें कहा क्या गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छोटे छोटे सब वाक्य जो है वो आपको बनाना सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। अगर छोटे छोटे वाक्य आप बनाना सीख, अभी हम आज वहां तक जाएंगे जहां पहली एक्सरसाइज होगी, क्योंकि हम कम से कम एक्सरसाइज हल करेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि दरअसल ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ऑल ऑफ अस विल एग्री। अब क्या है, लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया, यानी भारत में लैंग्वेज एजुकेशन की पॉलिसीज क्या है, इनके बारे में। ऑल ऑफ अस विल एग्री दैट भारत इज द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई आधार पर विविधता वाला देश हम है। Children in our classroom come with rich experience and varied language backgrounds. The most important thing is the children who comes to us are highly rich experienced in the matter of language. लैंग्वेज के मामले में वो बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो समृद्ध होते हैं। हमारे पास जीरो लेवल का बच्चा नहीं आता। जब हमारे पास 5 साल का 6 साल का बच्चा आता है तो वह बोलना सीख गया होता है, वो सब कुछ बोल रहा होता है, वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रहा होता है। अब हमें उसकी भाषा को केवल परिष्कृत करना है और दूसरी भाषाएं जो है उनके साथ उनको जोड़ देना है। हमें केवल एक बॉन्ड बनाना है और उसकी भाषा में ही जो कॉन्सेप्ट उसने अभी तक देखे हैं वो उसके क्लियर करवाने हैं। हमें केवल इतना करना है। हमें बच्चा एक कोरे कागज की तरह नहीं मिलता है, हमें बच्चा सीखा हुआ मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनका एक्सपीरियंस जो है लैंग्वेज के फॉर्म में वो कैसा होता है, रिच एक्सपीरियंस होता है, वो प्रॉपरली बोल रहे होते हैं। हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं, ठीक है। द अर्लियर पॉलिसीज एंड कमीशंस हैव एम्फेटिकली championed the cause of this linguistic diversity and the respect that should be given to the varied experiences of the students
ओवर टाइम सेवरल नेशनल कमीशन सच एज द कोठारी कमीशन, तो बहुत सारे कमीशन आए, उनमें कोठारी कमीशन आया 1964-66 में, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, updated in 1992, and most recently the NEP 2020. The most important thing about these policies is NEP 2020. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, NEP. पीछे की हमने बातें कर ली, कोठारी कमीशन आया कब, 1964-66 में, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, यानी वो भी NEP थी कब, 1986 में, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ कब, 1992 में. लेकिन जो रिसेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास है NEP 2020 है, have laid down recommendations on language use in schools, और इन सब ने स्कूल्स में लैंग्वेज का यूज कैसे किया जाए इसके बारे में बताया है. All the earlier document emphasizes the idea that children learn best when they are taught in the language that they can emotionally connect with, the language they speak at home. The most important fact is that all the documents that we have completed till date, all of them, all the ways, they say that a children can learn in the best way when he start in his mother tongue, because he has no extra burden of learning an extra language. He is to only connect his previous knowledge with new one that is given in the school. जो स्कूल में दी जाने वाली नई जानकारी है उसको अपनी पिछली जानकारी के साथ केवल कनेक्ट करना है, केवल जोड़ना है. अब ये उसके लिए आसान होगा. अब वो आए, नए वर्ड सीखे, नया वर्ड फॉर्मेशन सीखे, नए स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे, नई लैंग्वेज सीखे, और उसके बाद फिर वो कुछ और सीखे. एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजों को समझना. लाइकली जब एक बच्चा विद्यालय आया है, मान लिया वो हिंदी बैकग्राउंड से आया हुआ है, पहली बार फर्स्ट टाइम वो विद्यालय आया, 5-6 वर्ष की उसकी अवस्था है. अब 5-6 वर्ष की अवस्था में वह बच्चा इतना करने लगा है कि कृषि बैकग्राउंड का है, तो वो ये जानता है कि एक बीज को ऐसे डालेंगे मिट्टी में, उसमें पानी वानी डालेंगे और ये उगाएगा, ये वो जानता है. ठीक है, इतना वो जानता है. अब इसके साथ थोड़ा सा उस बच्चे को अगर कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ाना है, कुछ पढ़ाना है, तो उसे ये बताना है कि बेटा इसमें पानी क्यों डालते हैं, इससे क्या होता है कि बीज फूल जाता है, मिट्टी उसको क्यों चाहिए, ताकि उसकी जड़ें वहां लग जाएं. इतना सा कॉन्सेप्ट उसको समझाना है. अगर आप उसे होम लैंग्वेज में, उसकी जो मदर टंग है उसको अगर इतना समझा देंगे तो वो अपनी पिछली वाली जो नॉलेज है उसके साथ इस बात को अटैच कर लेगा और उसको आ गया. अब समझिए, यही बात उसको इंग्लिश में समझानी है, अब यही बात उसको अदर लैंग्वेज में समझानी है. तो पहले आप ये क्लियर करो, बीज जो है वो सीड कहलाता है. अब उसे पहले ये रटवाओ, बीज मीन्स सीड, बीज मीन्स सीड. 5 दिन आपको ये करते हुए लग जाएंगे कि प्लांट मीन्स पौधा, बीज मीन्स सीड. ऐसे करके आप क्लियर करेंगे. उसके बाद नए स्ट्रक्चर के साथ उसको आप समझाने का प्रयास करेंगे. तो वो जरा सा कॉन्सेप्ट जो वो 1 या 2 दिन में एकदम स्पष्ट कर सकता था, महीनों लग जाएंगे उसको उसी कॉन्सेप्ट को समझने में. और जब उसे ये काम बड़ा कठिन लगेगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ऐसा कुछ लिखवा दिया जाए जो हम रट लें, तो वो रटना शुरू कर देगा. तो ये बड़ी समस्या है. तो सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन जो सबसे न्यूएस्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास NEP, वो भी ये कहता है कि बच्चा सबसे अच्छा उस भाषा में सीखता है जिसके साथ वह इमोशनली कनेक्ट होता है. और इमोशनली कनेक्ट किसके साथ होता है, अपनी मदर टंग के साथ, उसकी जो मातृभाषा है उसके साथ वो कनेक्ट होता है. द NEP 2020, NCF-FS 2022 and NCF-SE 2023 move a step ahead and have recommended concrete ways to integrate the home languages of children in the process of teaching and learning. अब ये बातें तो पीछे वाले जो पॉलिसीज थी उनमें ही कही गई, लेकिन NEP और NCFs में ये और एक कदम आगे बढ़ गए और इन्होंने कहा स्पेशली इन द फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज लेट अस लुक एट द की रिकमेंडेशंस फ्रॉम NEP 2020. इन्होंने कुछ और विशेष रिकमेंडेशंस दी. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, NEP 2020 ने लैंग्वेज एजुकेशन के रिलेटेड जो भी
मुख्य मुख्य अपने रिकमेंडेशंस दी हैं, हम उन रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये समझिए। की रिकमेंडेशंस फ्रॉम एनईपी 2020 क्या है? फर्स्ट, होम लैंग्वेज यानी मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो अदर लैंग्वेज मस्ट बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो पढ़ाई है वो हमेशा किसमें होनी चाहिए? मदर टंग में। द पॉलिसी क्लियरली स्टेट्स दैट चिल्ड्रन शुड बी taught as far as possible at least until grade 5th, कम से कम कक्षा 5 तक पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चे की एजुकेशन उसकी मदर टंग में हो, कक्षा 5 तक, एंड प्रेफरेबली अप टू ग्रेड 8, और कोशिश ये करिए कि उसकी एजुकेशन कक्षा 8 तक भी मदर टंग में हो। बट एंड बियॉन्ड इन देयर होम लैंग्वेजेस, it has been proven by research that children learn better and build stronger relationships when they are taught in their home languages। ये रिसर्च आधारित है कि ऐसे बच्चे जो अपनी होम लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ते हैं या अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, वो लोग लर्न बेटर, वो बढ़िया सीखते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके प्रति उनका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग बनता है when they are taught in their home languages, जब वे अपनी घरेलू भाषा में सीखते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं और अच्छे संबंध बना करके वो सीखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात जो यहां से है, ये हेडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, होम लैंग्वेज और द मदर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पढ़ाई होम लैंग्वेज मदर लैंग्वेज में हो, कहां तक? 5 तक तो बहुत जरूरी है, कोशिश ये करिए कहां तक? प्रेफरेबली कहां तक? 8 तक, क्योंकि ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि ऐसे बच्चे जो अपनी मदर टंग में सीखते हैं, दे लर्न बेटर, दे लर्न क्विकली, जल्दी भी सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये लॉन्ग लास्टिंग सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी जो लर्निंग है दैट इज ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रुकने वाली, बहुत लंबे समय तक चलने वाली लर्निंग होती है इनकी। दूसरा, फ्लेक्सिबल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बड़े गौर से देख लो, ये आपका सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा। 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला हमारे पास है इस एनईपी में, वो एनईपी ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला क्या दिया है? द पॉलिसी रिट्रेट्स एंड एम्फेसाइज द 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला एज opened in the earlier policies and documents. It suggests that children should learn 3 languages in school, but gives flexibility on the state in the choice of the language based on regional and cultural needs. The following patterns is suggested. Important बात यह है कि हमने एनईपी के थ्रू यह तय किया है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के साथ पढ़ाएंगे, यानी हम उन्हें कितनी भाषाएं सिखाएंगे? 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला बनाएंगे। और एनईपी ने ये क्लियर किया है क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो अगर एक रिक्त प्रोग्राम बना देंगे तो फिर पूरे देश में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो स्टेट्स को ये छूट दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो किन 3 भाषाओं का चयन करेंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन एनईपी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वो नोट करती है, एनईपी का कहना है द फर्स्ट लैंग्वेज मस्ट बी मदर टंग, पहली लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए मदर टंग। अब वो मदर टंग क्या होगी इस पे एनईपी जोर नहीं देती, बट दैट मस्ट बी ओनली ऑन ओनली मदर टंग। फॉर नागाज दैट मस्ट बी नागा, फॉर उड़िया दैट मस्ट बी उड़िया, एंड द सेकेंड लैंग्वेज मस्ट बी फॉर वन ऑफ देम which are mentioned in our constitution और स्पेशली स्पोकन ओवर 1 or 2 states। ऐसी कोई लैंग्वेज जो 1 या 2 प्रदेशों में बोली जाती है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर यहां पे ध्यान ये रखा गया कि एक ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए जो हमारी नेशनल इक्वलिटी को या नेशनल जो राष्ट्रीय एकता है उसको बांधने का काम करे, ऐसी किसी लैंग्वेज के बारे में। तो दूसरी लैंग्वेज के बारे में याद रखना है कि यहां पे एक ऐसी लैंग्वेज हो जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। पहली चीज मदर टंग, पहली लैंग्वेज, द सेकेंड वन इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न इंटरनेशनल लैंग्वेज।
इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, तो इस तरह से 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला क्रिएट किया गया एनईपी 2020 के थ्रू। एनईपी 2023 ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला बनाया। अब यहां पे तीनों लैंग्वेज दी गई, जैसे मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है मदर टंग है, इंश्योर्स कल्चरल ग्राउंडिंग एंड लोकल रिलेवेंस। इंपॉर्टेंट है, व्हाई एनईपी 2020 रिकमेंड्स मदर टंग। मदर टंग को एनईपी 2020 रिकमेंड क्यों करती है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। तो समझिए क्यों। इट इंश्योर्स, ये तय करती है, निश्चित करती है, कल्चरल ग्राउंडिंग एंड लोकल रिलेवेंस, लोकल में कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। आपकी जो संस्कृति है, आप उस संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं अपनी भाषा के साथ, मदर टंग के साथ, इसलिए इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब पहली बार बच्चा विद्यालय जाता है तो वह अपने आप को या टीचर्स को स्ट्रेंज फील नहीं करता, क्योंकि वो सब उसकी ही भाषा बोल रहे होते हैं। तो उसकी जब भाषा बोल रहे होते हैं तो विद्यालय और घर के बीच में उसे अंतर समझ में नहीं आता और वह एक बेहतर परिवेश बना पाता है अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है। दूसरा, हिंदी और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इनकरेजेस नेशनल इंटीग्रेशन, ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, इसलिए एक कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या स्पेशली फॉर हिंदी। ठीक। एंड द थर्ड वन, इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, और स्पेशली कोशिश कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, इंग्लिश, दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। अब तीसरी लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, पहली लैंग्वेज पढ़नी है अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, बच्चे पे बोझ ना पड़े इसके लिए। दूसरी लैंग्वेज पढ़नी है ताकि हमारी देश की जो एकीकरण की भावना है वो बनी रहे, और तीसरी लैंग्वेज हमें इसलिए सीखनी है ताकि अगर कभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आए, दुनिया में कहीं जाके काम करने का मौका मिले, तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो कि ग्लोबली बोली जाती हो, दुनिया में बोली जाती हो। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा और बचा है इसमें। दिस फॉर्मूला not only provides an atmosphere of inclusion but also helps in promoting national unity and mutual respect for linguistic diversity। अब ये जो फॉर्मूला है ये करता क्या है, ये फॉर्मूला हमें केवल एक विशेष एटमॉस्फेयर ही प्रदान नहीं करता, बल्कि ये हमें क्या देता है, नेशनल यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाने की भी काम करता है। इट आल्सो हेल्प इन ब्रिजिंग नेशनल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ये एक पुल की तरह काम करता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवसरों को जोड़ने के लिए। एक जो आपकी मदर टंग है वो आपके प्रदेश को आपसे देश से जोड़ती है, और जो नेशनल लैंग्वेज है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में क्या करती है, एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ती है। ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। एज स्टूडेंट्स गेन प्रोफिशिएंसी इन रीजनल, national and international languages, ensuring they are well equipped for diverse prospects। अब इतनी बातों के बाद अर्ली एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस, सबसे महत्वपूर्ण बात एनईपी 2020 ये भी कहता है। एनईपी 2020 ने अभी तक 2 बातें कही कि अर्ली एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन मदर टंग, मदर टंग ही उसका मीडियम होना चाहिए। द सेकेंड थिंग, देयर शुड बी अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला in our country. The first one is mother tongue, the second one is modern Indian language like Hindi, or all the 22 languages they are mentioned in 8th schedule in Indian constitution, and the third one is a modern foreign language like English, and that is helpful to globalize oneself. The most important thing is, and the third one is early exposure to multiple languages, बहुत कई सारी लैंग्वेजेस के लिए बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देना, ये भी एनईपी कहती है कि देर मत करिए। ऐसा नहीं है कि हम एक लैंग्वेज सीख ली फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे करके चलेंगे, हम शुरुआत से ही बच्चे को सिखाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सिखाते हुए चलेंगे और प्रैक्टिकली सिखाते हुए चलेंगे। द पॉलिसी रिकमेंड्स early exposure to multiple languages, thereby promoting multilingualism. The acquisition of multiple languages will not be restricted merely for the purpose of communication, but also add cognitive development. The important thing, cognitive development, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, as it is an
established fact that multilingualism enhances brain function and developed higher order thinking skill. The most important thing that NEP says कि अगर आप अर्ली स्टेज पे लैंग्वेज मल्टीलैंग्वेज शुरू कर देते हैं, कई सारी भाषाएं सिखाना शुरू कर देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा बहुत सारी भाषाएं जल्दी सीख लेगा या बहुत सारी भाषाएं सीख लेगा तो अच्छा होगा, बल्कि कई रिसर्चेज ये कहती हैं कि मल्टीलैंग्वेज वाला जो बच्चा होगा, जो कई भाषाएं जानता होगा, तो ये मल्टीलैंग्वेज इनहेंस ब्रेन फंक्शन, वो उसके दिमाग के फंक्शन को अच्छा कर देता है। और अगर और एक पीछे बात कही गई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका जो विकास है, संवेदनात्मक विकास, उसको वो बढ़िया कर देता है। तो जब ब्रेन फंक्शन बढ़िया होगा, विकास उसका दिमाग का डेवलपमेंट बढ़िया होगा, डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और इसके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाला सोच विचार का जो कौशल है वह उसके अंदर डेवलप कर देता है। तो आपने जनरली ये देखा होगा, हालांकि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा लैंग्वेज जानता है उसकी नॉलेज का लेवल भी वैसा ही होगा, लेकिन होता है, सीधी सी बात है, ज्यादा लैंग्वेज जानता है तो उन लैंग्वेज में जो अलग अलग चीजें दी गई हैं वह उनके बारे में अवेयर होगा, उन चीजों को जानता होगा, और जब बहुत सारी चीजों को एक साथ लाके वो विमर्श करेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस एक हायर थिंकिंग प्रोसेस होता है, इतना तो आप भी मानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। English must not be the medium of instruction. NEP 2020 says English must be as a subject. वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, ना कि माध्यम माना जाए। NEP 2020 propagates the idea of teaching English as a subject within a multilingual framework. यानी हमने जो मल्टीलैंग्वेज फ्रेमवर्क बनाया है 3 भाषा वाला, उसमें इंग्लिश को पढ़ाया जाए एक सब्जेक्ट की तरह, इंग्लिश में ही सब कुछ ना पढ़ाया जाए, स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, और विशेषकर ऐसा कहां हो, प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी लेवल पे ऐसा हो। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स इन बोथ देयर मदर टंग्स एज वेल एज इन इंग्लिश। और ये क्या करेगा, जब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो बच्चे की जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, आधारभूत जो कौशल हैं, वो दोनों भाषाओं में साथ साथ डेवलप होंगे, अपनी मदर टंग में भी और इंग्लिश में भी। This gradual approach ensures that students are not overwhelmed by the dual task of learning content and language simultaneously। मतलब एक साथ बच्चे को 2 काम नहीं करने पड़ेंगे, जिसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूं। ऐसी स्थिति में बच्चे को 2 काम इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, एक ही समय वो लैंग्वेज भी सीख रहा है, एक ही समय में उसे जो कंटेंट दिया जा रहा है उसके बारे में भी वो काम कर रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है और दूसरी तरफ लैंग्वेज भी सीख रहा है। अब बच्चा कॉन्सेप्ट पहले सीखे या लैंग्वेज पहले सीखे, अगर उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता है तो उधर उसकी लैंग्वेज खराब हो जा रही है। ऐसे में एक दोहरी समस्या उस पर आ जाती है, तो वो क्या करे, लैंग्वेज को लैंग्वेज के फॉर्मेट में सीखे, उसके साथ थोड़ा सा बैलेंस बना करके सीखे, और स्पेशली काम उसका ये होगा कि वह कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे अपनी मदर टंग में, और धीरे धीरे करके उनको दोनों भाषाओं में बांटना शुरू कर दे। एज स्टूडेंट्स बिकम मोर प्रोफिशिएंट, इंग्लिश कैन प्ले अ लार्जर रोल इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी लेवल। और ये कहा गया कि फिर भाई सेकेंडरी लेवल में पहुंच जाओ, फिर इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन का यानी शिक्षा का मीडियम बना लो, लेकिन शुरुआत में नहीं, शुरुआत में एक बोझ की तरह होगा, ठीक है। A balanced approach where English is introduced as a subject in the early years and gradually become a medium of instruction ensures that students achieve both linguistic competence and academic success in globalized world. The most important fact is here, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा बच्चा जो प्रारंभ में अंग्रेजी को एक भाषा की तरह सीखता है लेकिन धीरे धीरे उसे अपने इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना लेता है, ऐसे बच्चे की खासियत ये होगी कि एक तो लिंग्विस्टिक फॉर्मेट में वो अच्छा हो जाएगा, मतलब भाषा के भी वो अच्छा हो जाएगा, और जो उसकी एकेडमिक सक्सेस होगी वो भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसको रट्टा मारना नहीं पड़ा, उसने अपनी लैंग्वेज में सीखा, उसकी अपनी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो उसने उसे मीडियम बना लिया, लेकिन पहले उसको दे देंगे तो जाता है। अगला, इससे एक और लाभ होता है, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रूटेडनेस। NEP 2020 considers
rootedness in one's culture and language as a matter of immense pride. सबसे गर्व की बात होती है किसी व्यक्ति के लिए कि वह अपने कल्चर की जड़ों पे टिका रहे, और 2020 इसी के कारण मदर टंग के कॉन्सेप्ट को किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के ऊपर ही शर्म आने लगी तो वह अपने कल्चर से दूर होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो जन्म से दूर हो जाता है उसकी उम्र से बहुत लंबी नहीं होती है। अब उम्र का मतलब मतलब यह है कि उसका जो नॉलेज है वो बहुत लंबी टिकने वाली नहीं है। इट पॉइंट्स to the importance of acknowledging one's language and culture and creating a learning environment that celebrates the diversity present in the classroom. The important thing here is कि एक व्यक्ति पहली चीज तो रिस्पेक्ट करे अपनी लैंग्वेज की, दूसरी अपना जो उसका कल्चरल हेरिटेज है उसको समझे। इसके लिए जो मदर टंग वाला फार्मूला है वो एनईपी लेके आई है। दूसरा, वो पहले से ही उस लैंग्वेज के प्रति जानकार होता है तो उसको नए सिरे से नहीं सीखना होता है, तो उसके ऊपर जो बोझ होता है वह बोझ अपने आप स्वतः ही कम होता है। बस ये बात यहां से याद रखनी है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग क्लासरूम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस इन अ बेटर मैनर। आइए हम कुछ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बेहतर समझाने का प्रयास किया गया है। ग्रेड 1 स्टूडेंट इन अ स्कूल इन उड़ीसा कम फ्रॉम वेरिड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, यानी उड़ीसा में कक्षा 1 का एक बच्चा है जो अलग प्रकार के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आता है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक उड़िया, ज्यादातर बच्चे जो है वो उड़िया बोलते हैं। बट अ फ्यू ट्राइबल स्टूडेंट्स स्पीक क्वी, लेकिन कुछ जनजातीय बच्चे हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो वहां की ट्रेडिशनली एक लैंग्वेज है उसका नाम है क्वी, वो क्वी बोलते हैं। देयर ट्राइबल लैंग्वेजेस, द टीचर फील्स दैट द चिल्ड्रन हु स्पीक क्वी आर reticent in the class and decides to follow the recommendations of NEP 2020। टीचर को ये लगता है कि वो बच्चा जो क्वी बोलने वाला है वो क्लास में उतना बढ़िया नहीं रहता, तो वो डिसाइड करता है कि वो NEP 2020 की रिकमेंडेशंस को फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। He she resigns his classroom teaching practice accordingly, वो उसी तरह से अपने क्लासरूम टीचिंग की प्रैक्टिस करता है। फॉलोइंग द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर होम लैंग्वेज। अब आइडिया क्या देता है एनईपी 2020 की, बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज में पढ़ाओ। द टीचर बिगिंस ईच डे विद एन एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट ग्रीट ईच अदर इन देयर होम लैंग्वेज। अब टीचर को भी ये भी हो सकता है कि टीचर के सामने ये समस्या हो कि उसको ही कोई ना आती हो, तो वो क्या करेगा, तो उसने क्या किया, एक एक्टिविटी बेस्ड प्लान किया। उसने एक एक्टिविटी करवाई जिसमें बच्चे आपस में मिलेंगे और अपने अपने घर वाली भाषा में बात करेंगे, विद्यालय की भाषा में बात नहीं करेंगे, अपने अपने घर वाली भाषा में बात करेंगे। ये क्या करेगा, ये बच्चों को ईज करता है, उनको थोड़ा आसान करता है, वो आसान हो जाएंगे। सी आल्सो इंट्रोड्यूसेस बेसिक इंग्लिश थ्रू सॉन्ग्स एंड रैम्स टू अलाइन विद द 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। अब उसने क्या किया, विद्यालय की अपनी उड़िया इंग्लिश की कविताएं उसने सुनानी शुरू कर दी, तो दूसरी भाषा और तीसरी भाषा उनकी घर की है, तो इस तरह से उसने 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूले पे काम करना शुरू किया। वाइल टीचिंग कॉन्सेप्ट्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज, जब वो एनवायरमेंटल स्टडीज में कॉन्सेप्ट्स बताती है, सी यूजेस स्टोरी बुक्स एंड बाइलिंगुअल फ्लैश कार्ड्स, वो 2 भाषाओं में लिखे हुए फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करती है, स्टोरी बुक्स का उपयोग करती है, और वो 2 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, उड़िया एंड क्वी, 2 भाषाओं को उपयोग करती है। ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स क्लास, और जब गणित की क्लास होती है, वाइल टीचिंग काउंटिंग, और जब वो गिनती पढ़ा रही होती है, द टीचर इंट्रोड्यूसेस द नंबर्स इन बोथ लैंग्वेजेस इन फैमिली एंड फाइनली इन इंग्लिश, और जब वो गिनती पढ़ा रही होती है तो वो पहले क्वी में एक को बताती है, फिर उड़िया में एक को बताती है, फिर अंग्रेजी में उसे 1 बताती है, ऐसा करके 3 भाषाओं में बताती है। एंड इनवाइट्स चिल्ड्रन टू रिपीट आफ्टर हर, और बच्चों से कहती है कि वो भी उसके बाद वही चीजें बोले। दिस एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेजेस हेल्प इन मेकिंग चिल्ड्रन मोर कॉन्फिडेंट एंड क्यूरियस अबाउट न्यू लैंग्वेजेस, और ये सब प्रोसेस बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाता है और जिज्ञासु भी बनाता है, क्यूरियस भी बनाता है, क्योंकि बच्चों को जब वो क्वी में कोई एक को कुछ कहता रहा है, जैसे हिंदी वाला बच्चा एक कहता है और फिर अंग्रेजी में उसे बताया जाता है कि यही जो है अंग्रेजी में 1 है, तो उसको लगता है कि अरे ये एक और नई चीज, और ऐसे जो लिखा जाता है, वो अभी तक कह रहा था कि ये 2 है, उसे कहा गया ये 2 भी है लेकिन इसका एक और नाम है 2 है, तो ऐसे करके उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, वो क्यूरियस भी होता है। While staying grounded in their own, the teacher's vision
helped transform the classroom scenario, thereby bringing the provisions of NEP 2020 to life। और ये तरीका है NEP 2020 के जो प्रोविजंस हैं उनको रियलिटी में लाने का। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट में यहां तक हम आ गए हैं। इन अ सिमिलर वे वी कैन आल्सो integrate the recommendations of NEP 2020 in our classrooms, while the policy outline the recommendations for the implementation of bi-multilingualism in our classroom. It is the NCFs that tell us how to translate these recommendations into fruitful practices. Let us now look at the key provisions laid down in the NCF SF 2022 एंड NCF SE 2023। तो कुल मिलाकर के ये हमारी पहली क्लास थी और हमने ये प्रयास किया कि आप इस क्लास के थ्रू आज से अपना जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसको शुरू करें। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास हो सकता है थोड़ी सी आपको बोरिंग जैसी लगी हो। जब लाइव क्लास होती है तो हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, केवल मैं बोल रहा था, यानी सही से देखा जाए तो मैं NEP 2020 नहीं फॉलो कर रहा था, केवल मैं बोल रहा था, आपकी तरफ से कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहे थे। तो जब दोनों लोग शामिल होंगे तो चीजें बेहतर होंगी। मैं अभी वादा तो नहीं कर रहा कि कल की क्लास लाइव ही होगी, लेकिन प्रयत्न मैं ये कर रहा हूं कि आगे की क्लासेस लाइव रहें। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैंने काफी देर प्रयास किया, 2 बार लाइव भी आया, लेकिन शायद वॉइस को लेकर के काफी दिक्कत रही। देखते हैं कल तक अगर कुछ सुधरता है तो कल लाइव होंगे, लेकिन आपको वीडियो तो ऐसा मान लो कि मिलती ही रहेगी। लाइव हो पाएंगे तो लाइव, और लाइव अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी, जिनको भी थोड़ा बहुत लाभ होने को है, उनको भी लाभ हो जाए। प्रयास ये रहेगा। इसके बाद ये तो मैं पूरा आपको किताब की तरह, टेक्स्ट की तरह बता दे रहा हूं। इसके बाद मैंने कुछ पीडीएफ्स बनाई हैं जिनमें केवल पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स पे केवल बात करेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो हम एक ही चैप्टर को 3 तरह से पढ़ेंगे। पहले बार इस तरह से किताब की तरह से, दूसरी बार जो मैंने पीडीएफ बनाया है उसके थ्रू, तीसरी बार जो क्वेश्चंस हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से। इस तरह से हम चलते रहेंगे। इस क्लास को लेकर के अगर आपके मन में कोई बातें चल रही हैं, कुछ सुझाव है, कुछ सलाह है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगली क्लासेस में अगर कोई समस्या रही है तो उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार।